दोस्तों, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा भी यूनिवर्स में किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन है? और अगर है तो ये जीवन कैसा है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इंसान सदियों से जानने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि पिछले साल यूएस गवर्नमेंट ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डिक्लासिफाइड की थी, जिसमें बताया गया था कि अब तक वैज्ञानिकों को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि एलियन हमारे प्लैनेट अर्थ पर कदम रख चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एलियन और यूएफओ को लेकर अब तक जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो सब बस एक अर्बन लीजेंड है, या फिर साइंटिस्ट हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, सच क्या है? आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। साल 1947 ये वो साल है जिसमें कई सारी पॉलिटिकल घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये साल पॉलिटिकल घटनाओं के अलावा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ साइटिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। इस साल के आखिरी 6 महीने में यानी कि जून से दिसंबर के बीच लगभग हर दिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में यूएफओ देखने के दावे लोगों द्वारा किए गए हैं, और ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी लगभग 300 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग की घटना रिपोर्ट की गई हैं। दोस्तों, इन्हीं 300 घटनाओं में से एक घटना ऐसी भी है जो ये प्रूव करती है कि हमारे अर्थ पर एलियन और इनका एयरक्राफ्ट यूएफओ कदम रख चुका है। 14 जून 1947 की घटना है, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल सिटी में कुछ क्रैश होता है, और इस घटना के लगभग 20 दिन बाद 4 जुलाई को मैक ब्राजील नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हुए इस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। क्रैश साइट पर पड़े मलबे को देखकर मैक ये समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। काफ़ी सोच विचार करके मैक 3 दिन बाद 7 जुलाई को रोजवेल के पुलिस ऑफिसर्स को इस क्रैश के बारे में बताता है, और उन पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू रोजवेल के आर्मी एयरफोर्स बेस के ऑफिसर शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को इस क्रैश की खबर पहुंचती है। वो इस बात को कमांडर कर्नल बुच ब्लैंचार्ड को बताते हैं, और उनके थ्रू ये खबर यूएस एयरफोर्स के कमांडर जनरल रॉजर डब्ल्यू रेमे को पहुंच जाती है। जिसके बाद जनरल रॉजर मेजर जेसी मार्शल, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्हें क्रैश साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए भेजते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन के बाद जब जेसी मार्शल को कुछ समझ में नहीं आता है, तब वे वहां के मलबे को एक गाड़ी में भरकर जनरल रॉजर के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां जनरल रॉजर को उन मलबों के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे वे लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो इससे शहर की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस क्रैश की खबर लोगों के बीच फैल चुकी थी। जिन लोगों ने भी क्रैश साइट पर मलबों को देखा था, वो उन मलबों को यूएफओ का हिस्सा बता रहे थे। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर रोजवेल डेली रिकॉर्ड में भी 8 जुलाई को एक न्यूज़ छपती है कि रोजवेल आर्मी को एक फ्लाइंग सॉकर मिला है। इस खबर के बाद चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। लोगों को शांत करने के लिए जनरल रॉजर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कहकर 9 जुलाई को एक न्यूज़ रिलीज करके लोगों को बताते हैं कि लोग जिसे यूएफओ कह रहे हैं वो असल में एक वेदर बैलून है, क्योंकि उन्हें मलबे से टेप्ड मेटल रॉड्स, प्लास्टिक फॉयल रिफ्लेक्टर्स और एक हैवी ग्लॉसी पेपर जैसा मटेरियल मिला है, जो कि वेदर बैलून का पार्ट होता है। दोस्तों, इस न्यूज़ के साथ ही वे उस मलबे की एक फ़ोटो भी रिलीज़ करते हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर उस फोटो को देख सकते हैं। हालांकि इस फोटो को देखने के बाद एक्सपर्ट्स के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि ये वेदर बैलून है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए लोगों के पास भी इस बात को यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। समय के साथ हर कोई 1947 के इस इंसिडेंट को भूल गया, लेकिन एक शख्स था जो इस इंसिडेंट के 31 साल बाद भी इसे भूल नहीं पाया था, और वो थे यूएफओ रिसर्चर स्टैंटन फ्राइडमैन। 1978 में फ्राइडमैन जेसी मार्शल का इंटरव्यू लेते हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जेसी मार्शल वही शख्स हैं जो पहली बार क्रैश साइट के इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे, यूएस एयरफोर्स के कमांडर जनरल रॉजर के कहने पर। 1978 तक जेसी मार्शल अपने पोस्ट से रिटायर हो चुके थे, इसलिए जब फ्राइडमैन उनका इंटरव्यू लेने गए तो वे बिना किसी डर के 1947 वाले इंसिडेंट पर खुलकर बात करते हैं। जैसे अपने इस इंटरव्यू में बताते हैं कि 1947 के क्रैश इंसिडेंट में उन्हें जो मलबा मिला था वो वेदर बैलून का नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें वहाँ जो मटेरियल मिला था वो लोहे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और मैंने इस तरह के मटेरियल को अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे आगे बताते हैं कि एक
इंटेलिजेंस ऑफिसर होने की वजह से मुझे हर उस मटेरियल के बारे में पता था जो वेदर बलून और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस मलबे में मुझे जो मटेरियल मिला था वो अर्थ का बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे कि इस इंटरव्यू के बाद यूएफओ रिसर्चर स्टैंटन सच का पता लगाने के लिए 1947 के इस क्रैश इंसिडेंट से जुड़ी और भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जिसके बाद वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उस दिन मलबे में मिला मटेरियल किसी वेदर बलून का नहीं बल्कि एलियन एयरक्राफ्ट का था। लेकिन यूएस एयरफोर्स ने जानबूझकर पब्लिक से ये बात छुपाई थी और जैसे ही स्टैंटन की ये बात दुनिया के सामने आती है, एक बार फिर से 1947 के इंसिडेंट को लेकर लोग सवाल उठाने लगते हैं। लोगों के बढ़ते विरोध को देखकर 1994 में रोजवेल आर्मी बेस एक रिपोर्ट पब्लिश करके लोगों को बताती है कि हाँ, 1947 में हमने लोगों से बात छिपाई थी, लेकिन हमने किसी एलियन एयरक्राफ्ट को कवर करने के लिए ये बात नहीं छिपाई थी, बल्कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का कवर अप था। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मोगुल। इस प्रोजेक्ट के तहत हम वेदर बलून में एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाकर उसे हवा में छोड़ देते थे, ताकि अगर कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट करे तो हमें इसके बारे में पता चल सके। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी लोग अभी भी यही मान रहे थे कि यूएस एयरफोर्स रोजवेल में एलियन एयरक्राफ्ट लैंडिंग की सच्चाई को लोगों से छिपा रही है और इसीलिए 1997 में यूएस एयरफोर्स द रोजवेल रिपोर्ट केस क्लोज के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें एलियन बॉडीज का भी जिक्र किया गया था। दरअसल 1947 के क्रैश इंसिडेंट के बाद बहुत से लोगों ने मलबों के बीच में एलियन बॉडीज को भी देखने का क्लेम किया था, जिस पर एक्सप्लेनेशन देते हुए 1997 के रिपोर्ट में यूएस एयरफोर्स बताती है कि 1950 में मिलिट्री हालो पैराशूट जंपिंग के इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए डमी का इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें वे ऊंचाई से प्लास्टिक के डमी को नीचे गिराते थे और लोग इन डमीज को ही एलियन बॉडी समझ रहे थे। इस रिपोर्ट के बाद लोग ये सवाल उठाते हैं कि हालो पैराशूट जंपिंग का टेस्ट तो 1950 में हुआ था, तो फिर हमें 1947 में जो बॉडीज मिली थी वो किसकी थी? इस पर जवाब देते हुए यूएस एयरफोर्स कहता है कि 1950 से पहले भी हमने हालो पैराशूट जंपिंग के कुछ टेस्ट किए थे। दोस्तों, यूएस एयरफोर्स के इस तरह के गोलमोल एक्सप्लेनेशन के बाद लोगों को अब ये डाउट होने लगा कि यूएस एयरफोर्स उनसे ज़रूर कुछ छिपा रही है। लेकिन लोगों का ये शक उस समय यकीन में बदल गया जब उन्हें पता चला कि 1947 की वो फाइल्स जिसमें उस क्रैश इंसिडेंट और उसमें मिले मलबे के बारे में डिटेल में जानकारी लिखी गई है, उन सारी फाइल्स को जला दिया गया है और सरप्राइजिंगली उन फाइल्स को किसने जलाया है इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब यूएस गवर्नमेंट या उनकी आर्मी ने एलियन से जुड़ी जानकारियों को छिपाया है, बल्कि 1947 के इंसिडेंट के बाद भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो ये साबित करती हैं कि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दुनिया कभी एलियन की सच्चाई को जान सके। कुछ समय पहले यूएस एयरफोर्स इंटेलिजेंस के एक फॉर्मर ऑफिसर और नेवी के 2 फॉर्मर फाइटर जेट पायलट्स ने यह क्लेम किया था कि अमेरिका का पेंटागन, जो कि एक तरह का अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके पास एक पूरा एलियन शिप मौजूद है जिसके अंदर उन्हें एक ऐसे क्रिएचर की बॉडी भी मिली है जो हमारी आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन हैरानी की बात है कि यूएस गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन अमेरिका में कई ऐसी गुप्त जगहें भी हैं जहां आम इंसान का जाना पूरी तरह से बैंड है। ऐसी ही एक जगह है एरिया 51, जहां यूएस गवर्नमेंट के कुछ खास ऑफिसर्स को छोड़कर आम इंसान का जाना पूरी तरह से बैंड है और अगर इसके बाद भी कोई यहां जाने की कोशिश करता है तो उसे सीधे गोली मारने का आदेश है। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में यूएस गवर्नमेंट एलियंस का राज दुनिया से छिपा रही है, और अगर छिपा रही है तो क्यों छिपा रही है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोजवेल की घटना एलियन से जुड़ी हुई थी या कोई ये सीक्रेट प्रोजेक्ट था? क्या हम इंसानों के अलावा भी कोई दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में मौजूद है और वो हमारी धरती पर आ चुकी है? नीचे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।